एक फैंटेसी वर्ल्ड में समन कर लिया जाए और वहां आपको एक हीरो की तरह नहीं बल्कि एक लूजर, एक विलन की तरह ट्रीट किया जाए। सब लोग आपसे हेट करें, यहां तक कि किंग भी आपको अपने रास्ते से हटाने के लिए नए नए तरीके ढूंढे और आपको खत्म करना चाहे। गुस्सा आ रहा है ना? तो हाँ, बिल्कुल यही कहानी है नाओसुमी की। चलो पहले देखते हैं कि वो क्या करेगा और उसके साथ ऐसा होता क्यों है। चलो तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये नाओफूमी एकदम बदसूरत और घटिया किस्मत वाला अकेला लूजर था जिसने अपनी पूरी बेकार जिंदगी सिर्फ वीडियो गेम्स खेलने में बर्बाद कर दी थी। और इतना ही नहीं, अपने घर वालों की सारी जमा पूंजी गैम्बलिंग में उड़ा दी थी। पर एक दिन जब वो लाइब्रेरी में बैठकर फैनफिक्स पढ़ रहा था, तभी उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी किताब चमकने लगी और उस किताब ने उसे सीधा एक दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर दिया, जहां अजीबोगरीब मेजेस का एक झुंड उसे समन करने की कोशिश कर रहा था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके साथ 3 और बेकार लूजर्स भी समन हुए। रेम, जो कि वो वर्थलेस स्वॉर्ड हीरो था, मारुयासु, वो डम्ब एज स्पीयर हीरो, और इत्सुकी, जो बिल्कुल यूजलेस बो हीरो था। जब उन मेजेस ने उन सबका इंट्रो किंग के सामने करवाया, तो राजा ने उन्हें बताया कि उन्हें इस दुनिया को वेव्स से बचाने के लिए बुलाया गया है। वेव्स यानी मॉन्स्टर्स का वो झुंड जो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा अगर ये 4 कार्डिनल हीरोज उन्हें नहीं रोकते। तो उनकी इस जर्नी में मदद करने के लिए किंग ने दुनिया के सबसे ताकतवर वॉरियर्स को बुलाया ताकि वो इन हीरोज की पार्टीज ज्वाइन कर सके। मगर हैरानी की बात यह थी कि एक भी वॉरियर नाओफूमी की पार्टी में शामिल नहीं हुआ। अब बेचारे नाओफूमी को जब यह एहसास हुआ कि वो मॉन्स्टर्स पर अटैक किए बिना सिर्फ अपनी शील्ड के भरोसे तुरंत मारा जाएगा, तभी वहां की सबसे हॉट लड़की माइन ने नाओफूमी की पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। लेकिन क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही पार्टी मेंबर थी, किंग ने उसे बाकी हीरोज के मुकाबले ज्यादा कॉइन्स दिए और उन सब ने अपना एडवेंचर शुरू किया। मैदान में सारे स्लाइम्स को खत्म करने के बाद वो उनके रेमिनेंट्स को अब्सॉर्ब करने लगा, जिससे उसकी शील्ड का लेवल अप होने लगा। पर दिन खत्म करने से पहले माइन उसे वापस ब्लैकस्मिथ के पास ले गई, जहां उसने तलवार चलाने की कोशिश की, मगर उसके होली वेपन ने उसे तलवार पकड़ने से ही रोक दिया। तो इसके बजाय माइन ने उसे कहा कि वो अपने लिए कुछ सस्ता आर्मर खरीद ले, क्योंकि उसकी शील्ड तो उसे प्रोटेक्ट कर ही लेगी। जबकि उसने खुद शॉप का सबसे महंगा आर्मर खरीदा और वादा किया कि वो उसे बाद में जैसे वो चाहेगा वैसे चुका देगी। जब उसने सिम्प नाओफूमी को पूरी तरह कंगाल कर दिया, तब वो उसे शहर के सबसे शानदार रेस्टोरेंट में ले गया, जहां माइन ने उससे पीजी ग्रेप जूस पीने की जिद की और उसके साथ रात बिताने की गुजारिश की। मगर नाओफूमी ने अपने डम बैस नेचर की वजह से पूरा मौका गवा दिया और माफी मांगी, क्योंकि उसके कमरे में सिर्फ एक ही बेड था। इसके बाद वो सोने चला गया, ये सोचकर कि उसके पास अब सिर्फ 200 सिल्वर कॉइन्स बचे हैं। पर उसने अपनी शील्ड के नीचे सोने का फैसला किया और लेट गया। इस नई दुनिया में अपने बाकी दिनों को लेकर काफी एक्साइटेड था। लेकिन जब वो अगले दिन सुबह उठा, उसने देखा कि उसका सारा इक्विपमेंट चोरी हो चुका है। और जैसे ही उसने माइन को जगाने की कोशिश की, गार्ड्स के एक झुंड ने उसे घेर लिया और उसे राजा के सामने पटक दिया, जहां गार्ड्स की स्पीयर्स उसकी तरफ तनी हुई थी। उसने देखा कि माइन उस स्पीयर्ड हीरो के पीछे छुप रही थी और सबको ये झूठ बोल रही थी कि नाओफूमी ने उसे दबोचा था और उसके साथ बदतमीजी करने का प्लॉट बना रहा था, इससे पहले कि वो भागकर मोतोयासु के कमरे में पहुंच पाती। जब नाओफूमी ने इन सब बातों से इनकार करने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि वो मोतोयासु ही चोर था जिसने नाओफूमी का चेन मेल आर्मर पहना हुआ था। मगर मोतोयासु ने कहा कि माइन ने उसे यह आर्मर कल रात एक तोहफे के रूप में दिया था और नाओफूमी से कहा कि उसका गला काट देना चाहिए। नाओफूमी के मन में बस एक ही सवाल था कि माइन ने उस पर ऐसा इल्जाम क्यों लगाया। तभी जब किसी का ध्यान नहीं था, माइन ने उसे देखकर एक गंदी स्माइल दी और उसका मजाक उड़ाया। तब उसे समझ में आया कि वो अब तक सब कुछ झूठ बोल रही थी ताकि उसके सारे पैसे चुरा सके। इस बात पर गुस्सा होकर कि उसने नाओफूमी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है और ये सोचकर कि इन सब ने मिलकर उसे गिराने की साजिश की है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक कमजोर और यूजलेस शील्ड हीरो है, वो चिल्लाया कि उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। मगर राजा ने उसकी रिक्वेस्ट ठुकरा दी, क्योंकि नए हीरोज को समन करना तभी मुमकिन है जब अभी के चारों हीरोज मारे जाएं। तो उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था कि वो आने वाली सारी वेव्स को हराए। पर जब वो सब उसके साथ काम करने के ख्याल से ही घिन खा रहे थे, नाओफूमी ने वादा किया कि वो सारी वेव्स को अकेले ही हराएगा और गार्ड्स को अपने ऊपर से झटक दिया, ये कहते हुए कि उसे कभी उनकी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां से निकलने से पहले उसने अपने बचे खुचे पैसे उस गोल्ड डिगर माइन के मुंह पर दे मारे। और जब मोतोयासु ने उसे रोकने की कोशिश की, तब नाओफूमी ने उसे कहा कि वो इतना कमजोर है कि उस पर वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, और वो वहां से निकल गया, जबकि एक रहस्यमयी स्पाई उस पर नजर रख रहा था। इसके साथ ही उसके सारे पैसे, इज्जत और भरोसा सब खत्म हो गया। शहर में घूमते हुए उसने सब खो दिया। सारे नागरिक उसे अवॉइड करने लगे और यहां तक कि ब्लैकस्मिथ भी उसे लड़की के साथ की गई बदतमीजी के लिए बाहर निकालने वाला था। मगर नाओफूमी की आंखों में वो गुस्सा देखकर उसने उसे छोड़ दिया और बदले में उसे एक रोब ऑफर किया, ये कहते हुए कि जब हो सके तब पैसे चुका देना। मैदान में बिल्कुल अकेले नाओफूमी ने सारे स्लाइम्स को खत्म करना शुरू कर दिया। उन्हें एक एक करके तब तक पंचेस मारता रहा जब तक उसने उनकी स्किन का ढेर नहीं जमा कर लिया और लेवल 2 पर नहीं पहुंच गया।
जब वो वापस शहर में ट्रेडर से मिलने गया तो मर्चेंट ने उसे उसकी 20 स्लाइम स्किन्स के लिए सिर्फ 1 कॉपर कॉइन देकर स्कैम करने की कोशिश की। मगर नाओफूमी जानता था कि वो बाकी एडवेंचरर्स को ये बहुत महंगे दाम पर बेच रहा है, तो उसने उस मर्चेंट का चेहरा पकड़ा और धमकी दी कि अगर उसने सही बाजार के भाव पर स्किन नहीं खरीदी तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा। तो मर्चेंट ईमानदारी से पैसे देने पर राजी हो गया और जब ब्लैकस्मिथ अपनी शॉप पर वापस आया उसने वो 5 कॉपर कॉइन्स देखे जिनका नाओफूमी ने वादा किया था। कई रातों तक वो मैदान के बीच में ही सोता रहा और आखिरकार उसे कुछ महंगी जड़ी बूटियां मिली और उन्हें अब्सॉर्ब करने के बाद उसने यूज करने के लिए एक नया लीफ शील्ड अनलॉक कर लिया और अपनी नई शील्ड के साथ वो जड़ी बूटियों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लायक हो गया। तो जब वो रात में एक फार्मासिस्ट से मिला वो उन्हें काफी महंगे दाम पर बेच पाया। उसके पास जो कुछ भी था वो उससे उतना सस्ता खाना खरीदता जितना वो अफोर्ड कर सकता था। मगर एक दिन 3 बेकार बदमाशों ने एक गली में उसे घेर लिया और उसे अपने पैसे देने का हुक्म दिया, लेकिन नाओफूमी ने पलटकर उनमें से एक पर स्लाइम फेंक दिया जबकि दूसरे डाकू के चाकू को अपनी शील्ड से रोक लिया। वो तीनों वहां से भाग गए मगर उनके जाने के बाद भी नाओफूमी को एहसास हुआ कि वो बिल्कुल पावरलेस है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स को मारे बिना कभी स्ट्रांग नहीं हो सकता और वो सिर्फ अपनी शील्ड के भरोसे मॉन्स्टर्स को कभी नहीं मार सकता। उसकी ये फ्रस्ट्रेशन देखकर डॉक्टर एगमैन के स्कैमर कजन ने नाओफूमी से कहा कि उसके पास उसके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रपोजल है और नाओफूमी से कहा कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो उसके पीछे आए। जब वो उसके हाइडआउट पर पहुंचे तो मर्चेंट ने उसे बताया कि वो यहाँ उसे कुछ स्लेव्स ऑफर करने आया है, ये कहकर कि स्लेव्स कभी अपने मास्टर्स से झूठ नहीं बोलते और ना ही उन्हें धोखा देते हैं। उन पर लगे उस कर्ज की वजह से वो हमेशा अपने मालिक के ऑर्डर्स मानेंगे। और जब नाओफूमी उन सबको देख रहा था उसने एक छोटी डेमी ह्यूमन लड़की को देखा जो अंदर से काफी बीमार लग रही थी। उस वर्थलेस स्लेव ट्रेडर ने उसे बताया कि वो उसके पास सबसे सस्ती स्लेव है क्योंकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार है, क्योंकि उसके पुराने मालिक को टॉर्चर करना पसंद था, इसीलिए वो शायद जल्द ही मर जाएगी। स्लेव ट्रेडर उसे 30 सिल्वर कॉइन्स में बेचने के लिए तैयार था, तो नाओफूमी ने फैसला किया कि यही वो लड़की है जिसे वो खरीदेगा। स्लेव मर्चेंट के कमरे के अंदर उसने उसके सीने पर एक सिजल बनाई और नाओफूमी ने देखा कि उसका स्टेटस अब उसकी पार्टी के हिस्से के रूप में दिखाई दे रहा है। वहां से निकलने से पहले नाओफूमी ने उसका नाम पूछा और उस पर चिल्लाया कि वो अपनी गंदी खांसी बंद करे, तो उसने बताया कि उसका नाम राफ्टालिया था और नाओफूमी ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले गया। जैसे ही वो वहां से निकला ट्रेडर हैरान था कि नाओफूमी ने सच में उसे ही चुना, जैसे किस्मत ने एक बार फिर वही पुराना खेल दोहरा दिया हो। ब्लैकस्मिथ की दुकान के अंदर नाओफूमी ने उसे एक वेपन के लिए 6 सिल्वर कॉइन्स दिए जो वो यूज कर सके और राफ्टालिया से कहा कि वो अपनी नाइफ निकाले और उस स्लाइम पर वार करे जो उसके नीचे छुपा था। लेकिन जब वो इतनी डरी हुई थी कि कोई रिएक्शन नहीं दे पा रही थी तो उसने उसका कर्स एक्टिवेट करना शुरू किया ताकि वो उसकी बात माने। इसलिए वो तेजी से आगे बढ़ी और स्लाइम को स्टैब किया, पर वो इतनी कमजोर थी कि कोई डैमेज नहीं हुआ। फिर भी उसने उस पर चिल्लाया कि और मेहनत करे, और जब वो इस बार आगे बढ़ी तो उसने स्लाइम को ढेर कर दिया और एक्सपी हासिल की। जब वो फर्श पर बैठ गई तो उसने उसे बताया कि जब तक वो उसे प्रोटेक्ट करेगा वो उसकी तलवार बनेगी, और ब्लैकस्मिथ को छोड़कर वो एक खाने की जगह पर गए। जब वो अंदर गया तो उसने वहां का सबसे सस्ता खाना मांगा और कहा कि राफ्टालिया को वही खाना दिया जाए जो उसके पीछे वाला बच्चा खा रहा है, जबकि वो हैरान थी कि वो उसके लिए कुछ मांग रहा है। उसने उसे बताया कि उसे लगा जैसे उसे वो चाहिए था, और जब उसे खाना मिला तो उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगी कि क्या वो सच में इतनी अच्छी चीज खा सकती है। खाते वक्त उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर नाओफूमी को एहसास हुआ कि उसे अभी भी किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है। उस दिन बाद में उन्होंने फिर से स्लाइम्स को फार्म करना शुरू किया, और जब वो खत्म हुआ तो नाओफूमी के शील्ड का लेवल अप होने लगा। उसी वक्त राफ्टालिया सोचने लगी कि वो आखिर है कौन, तो उसने बताया कि वो शील्ड हीरो है। ये शब्द सुनते ही उसे याद आया जब उसके परिवार ने पूछा था कि उसका फेवरेट हीरो कौन है, और जब उसने कहा था कि वो शील्ड हीरो है तो वो खुश हुए थे, क्योंकि वही एक ऐसा हीरो था जो डेमी ह्यूमंस के साथ हमेशा प्यार से पेश आता था। जब उसने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम नाओफूमी है और उसे बीमारी ठीक करने के लिए दवाई दी, पर वो दवाई उसके चेहरे से भी ज्यादा कड़वी और गंदी थी। जब वो पूरी रात पहरा देता रहा, राफ्टालिया ने उस दिन का सपना देखा जब उसके पेरेंट्स ने उसे एक 3 सर वाले कुत्ते से बचाने की कोशिश की थी और उसे समुद्र में फेंक दिया था जब वो खुद मारे जा रहे थे। अपने पेरेंट्स को पुकारते हुए वो चीख कर जागी, तो नाओफूमी ने उसे शांत करने के लिए गले से लगा लिया। अगली सुबह फार्मासिस्ट ने नाओफूमी से कहा कि वो सिर्फ जड़ी बूटियों के बजाय दवाई बेचकर ज्यादा पैसे कमा सकता है, तो नाओफूमी ने पूछा कि क्या वो उसके कुछ टूल्स उधार ले सकता है। शॉप के बाहर राफ्टालिया कुछ बच्चों को बॉल से खेलते हुए देख रही थी, और भले ही उसने ऐसा नाटक किया जैसे उसे वो नहीं चाहिए, पर उसकी वैगिंग टेल देखकर नाओफूमी समझ गया कि वो झूठ बोल रही है, तो उसने फैसला किया कि वो उसके लिए वो बॉल खरीदेगा। रात होने से पहले उसने एक कमरा खरीदने की कोशिश की, पर जब मर्चेंट थोड़ा हिचकिचाया तो उसने धमकी दी कि वो उसके चेहरे को पहले से भी ज्यादा बदसूरत बना देगा। दिन बीतते गए, नाओफूमी राफ्टालिया का ख्याल रखता रहा और उसे दवाई देता रहा और बची हुई हर चीज बेचता रहा।
धीरे धीरे वो जंगल की गहराइयों में जाने लगे, पर जब एक खरगोश सामने आया तो नाओफुमी ने राफ्टालिया से कहा कि वो उसे मार दे, मगर वो नहीं चाहती थी कि खरगोश का खून बहे। और जैसे ही उसका कर्स एक्टिवेट हुआ, नाओफुमी ने बताया कि अगर वो हमला नहीं कर सकती तो वो उसका ख्याल नहीं रख पाएगा। आखिरकार वेव्स इस दुनिया को तबाह करने वाली है। लेकिन जब उसने सुना कि वो वेव्स को हराने वाला है तो उसका इरादा पक्का हो गया और वो खरगोश की तरफ झपटी और उसे एक ही पल में खत्म कर दिया। उसने उसे बताया कि वो कमजोर नहीं रहेगी और उसके साथ रहने के लिए कुछ भी करेगी। उस शाम जब वो वेपन्स शॉप वापस आए तो नाओफुमी ने फैसला किया कि वो उसे एक बड़ी तलवार दिलाएगा ताकि वो मुश्किल क्वेस्ट्स के लिए तैयार रहे। तो ब्लैकस्मिथ ने उन्हें एक आयरन की शॉर्ट स्वॉर्ड दिखाई, ये कहते हुए कि ये उसके लिए परफेक्ट रहेगी। ये रियलाइज करते हुए कि वो फिर से कंगाल होने वाला है, नाओफुमी ने पूछा कि क्या पास में कोई ऐसा गांव है जहां वो जल्दी से कुछ कैश कमा सके। उसके कंगाल और अजीब चेहरे पर थोड़ी तरस खाते हुए ब्लैकस्मिथ ने उन्हें सबसे पास के गांव का रास्ता दिखाया। जब वो गांव पहुंचे, नाओफुमी ने खरगोश की स्किन एक मर्चेंट को बेची और सबसे पास वाली सोने की खान यानी गोल्ड माइन का रास्ता पूछा। उस आदमी ने बताया कि पास में एक कोल पिट है और कहा कि वहां से ओर्स निकालकर बेचने पर अच्छे पैसे मिल सकते हैं। एक बान के अंदर नाओफुमी ने सिस्टम पर अपने स्टैट्स चेक करने का फैसला किया। ये देखकर कि उसकी शील्ड ने कुछ एक्सक्लूसिव इफेक्ट्स और स्किल्स हासिल कर लिए हैं, उसने अपनी नई एबिलिटी दिखाने का फैसला किया। तुरंत उसकी शील्ड एक रोप शील्ड में बदल गई। इसकी पूरी एबिलिटीज चेक करने के लिए उसने अपने सामने एक एयर स्ट्राइक शील्ड कास्ट की और उसे देखकर वो खुद भी हैरान रह गया। हालांकि जब राफ्टालिया उसके सामने आई तो उसने ऐसा नाटक किया जैसे वो बिल्कुल इंप्रेस नहीं है और कहा कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। जैसे ही वो टनल में नीचे गए, राफ्टालिया ने सोचा कि वो उसे आखिर क्या पुकार सकती है, मगर नाओफुमी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था और उसने कहा कि जो मन करे वो बुला लो। जब वो गुफा की गहराइयों में थे, नाओफुमी ने क्रिस्टल्स को हटाना शुरू किया। जब काम खत्म हुआ, उसने नोटिस किया कि राफ्टालिया डर के मारे कांप रही थी और देखा कि एक 2 सर वाला मॉन्स्टर उनकी आंखों के सामने आ गया है। राफ्टालिया को एहसास हुआ कि ये मॉन्स्टर बिल्कुल उस 3 सर वाले जानवर जैसा दिखता है जिसने उसके पेरेंट्स को खत्म किया था। और जैसे ही वो यादें उसके दिमाग में आईं, वो डर के मारे एकदम सुन्न यानी पैरालाइज्ड हो गई। जैसे ही वो जानवर उसे निकालने के लिए तेजी से बढ़ा, नाओफुमी ने मुश्किल से उसे बचाया और पानी में कूद गया। जब वो पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, राफ्टालिया ने उसे बताया कि बिल्कुल ऐसे ही मॉन्स्टर ने उसके परिवार को खत्म किया था और नाओफुमी समझ गया कि वो हर रात नींद में क्यों रोती थी। कुछ ही देर में वो जानवर उनके सामने आ गया और नाओफुमी को एहसास हुआ कि ये एक लेवल 15 का मॉन्स्टर है। उसने राफ्टालिया से कहा कि ये उसके पास अपने पेरेंट्स का बदला लेने का मौका है। इतना कहकर वो मॉन्स्टर पर झपटा और जैसे ही उसने एक को अपनी शील्ड से रोका, दूसरे ने उसके कंधे पर काट लिया। ये सोचकर कि अब उसका अंत करीब है, उसने उसे कहा कि इस जानवर को तुरंत मार दो, पर वो इतनी डरपोक थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसने उसे कमांड देने की कोशिश की, पर फिर भी वो इतनी डरी हुई थी कि खड़ी नहीं हो सकी। ये देखकर कि अब कोई रास्ता नहीं है, उसने उसे भाग जाने को कहा इससे पहले कि वो मारी जाए, और कहा कि उसके मरने के बाद वो आखिरकार आजाद हो जाएगी। मगर उसे याद आया कैसे उसके पेरेंट्स उसकी आंखों के सामने मारे गए थे और कैसे नाओफुमी ने उसे बचाया था और शुरुआत से ही एक अच्छा इंसान रहा था। अकेले भटकने के डर से और ये सोचकर कि पूरी जिंदगी तन्हाई में निकल जाएगी, वो हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ी और उसने मॉन्स्टर के सर पर वार किया, पर उस जानवर ने उसे एक झटके में पीछे फेंक दिया। अब जब उस दरिंदे का ध्यान पूरी तरह राफ्टालिया पर था, नाओफुमी ने उसे बचाने के लिए एक शील्ड कास्ट की और इसी मौके का फायदा उठाते हुए राफ्टालिया ने तलवार उसके दिल के आर पार कर दी और उसे वहीं ढेर कर दिया। उसी पल उनका EXP बढ़ गया और राफ्टालिया भागती हुई नाओफुमी से लिपट गई, ये देखकर बेहद खुश कि वो जिंदा है। जब वो उसकी बाहों में रो रही थी, नाओफुमी को एहसास हुआ कि उसने उसे पहली बार उसके नाम से पुकारा है। कुछ हफ्ते बीत गए और नाओफुमी ने अपनी शील्ड को काफी अपग्रेड कर लिया था, जिसके साथ उसने कई नई स्किल्स और एबिलिटीज अनलॉक कर ली थीं। वेव्स को धीरे धीरे करीब आता देख नाओफुमी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने इक्विपमेंट को और बेहतर बनाए। मगर जब वो उस शाम वेपन्स शॉप पहुंचे तो ब्लैकस्मिथ दंग रह गया ये देखकर कि कैसे राफ्टालिया कुछ ही हफ्तों में एक हॉट डेमी ह्यूमन में बदल गई है। हालांकि नाओफुमी को तो वो अब भी वही पुरानी छोटी और बदसूरत चूहिया जैसी लग रही थी और वो सोचने लगा कि उनका गांव आखिर लॉलीकॉन से क्यों भरा हुआ है जो उस पर लाइन मार रहे हैं। राफ्टालिया ने स्मिथ को बताना शुरू किया कि वो नाओफुमी के लिए नया आर्मर खरीदने आए हैं। उस मॉन्स्टर के हाथों जख्मी होने के बाद राफ्टालिया ने इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था कि वो हर हाल में नाओफुमी की हिफाजत करेगी। तो स्मिथ ने उनसे कहा कि वो एक ऐसा नया आर्मर बनाएगा जो सिर्फ और सिर्फ नाओफुमी के लिए परफेक्ट होगा। उस रात एक रेस्टोरेंट में नाओफुमी ने राफ्टालिया के लिए वही बच्चों वाला किड्स लंच ऑर्डर करने की कोशिश की, पर वो उस पर चिल्लाई, ये कहते हुए कि वो अब एक जवान औरत बन चुकी है और वही खाएगी जो बड़े लोग खाते हैं। अगले दिन अपना कस्टम मेड बारबेरियन आर्मर पहनने के बाद नाओफुमी ने देखा कि रास्ते पर लोगों की भीड़ जमा है जो आने वाली वेव्स के खौफ से डरे हुए हैं।
जब उसने सोचा कि ये लोग वेव्स के आने का अंदाजा कैसे लगाते हैं, तो स्मिथ ने उसे शहर जाने को कहा जहां उसे ड्रैगन आवर ग्लास मिलेगा जो काउंटडाउन खत्म होते ही उन्हें सीधा वेव्स की जगह पर टेलीपोर्ट कर देगा। उस शाम नाओफेमी ने चर्च जाने का फैसला किया और जैसे ही वो उस पावर ग्लास के सामने पहुंचा, उसकी शील्ड से एक रोशनी निकली और उसे एहसास हुआ कि वेव्स अगले ही दिन आने वाली हैं। उसी लम्हे बाकी हीरोज वहां पहुंचे और मोटुवासु ने मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो अब भी वही घटिया और डिस्गस्टिंग कंगाल है जिसे वो जानते थे। उसे इग्नोर करके नाओफेमी वहां से निकलने लगा, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि मोटुवासु उसकी लड़की के साथ चांस मारने की कोशिश कर रहा है। तो उसने राफ्टालिया को वॉर्न किया कि उससे बचकर रहे, क्योंकि वो पूरे शहर में एक गंदा थर्की या पर्व माना जाता है। उसके शब्दों से गुस्सा होकर मोटुवासु उससे भिड़ गया और नाओफेमी उसका दांत तोड़ने ही वाला था, पर उसने एक नॉन वायलेंट प्रोटैगनिस्ट बने रहना ही बेहतर समझा और राफ्टालिया को लेकर वहां से निकल गया। उस रात उनके कमरे में राफ्टालिया ने पूछने की कोशिश की कि उन हीरोज के साथ आखिर उसका क्या लफड़ा है, पर नाओफेमी ने उसे अपने काम से काम रखने को कहा, क्योंकि वो उस महल से तब निकला था जब पूरी दुनिया में एक भी बंदा उसकी साइड सुनने को तैयार नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेगा। अगले दिन जब सारे वॉरियर्स वेव्स के लिए तैयार हो रहे थे, राफ्टालिया ने नाओफेमी से कहा कि उसे गर्व है कि वो उसके साथ खड़ी है। उसने कहा कि वो हमेशा उसकी म्यान बनी रहेगी जब भी वो अपनी तलवार को आराम देना चाहेगा, और वो हमेशा उसका साथ निभाएगी। जैसे ही आवर ग्लास की आखिरी रेत नीचे गिरी, आसमान लाल हो गया और सारे हीरोज उस जंगल में गायब हो गए। उनकी आंखों के सामने तबाही की लहर आसमान में नमूदार हुई और देखते ही देखते एलियन मॉन्स्टर्स ने दुनिया पर हमला बोल दिया। राफ्टालिया ने उसे बताया कि वो वेव्स उसी गांव की तरफ बढ़ रही हैं जहां वो कुछ हफ्ते पहले गए थे। ये रियलाइज करके कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है, नाओफुमी ने उस गांव की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। उसी वक्त ज़ॉम्बीज ने पहले ही गांव पर हमला कर दिया था, पर नाओफुमी ने एक आदमी को मौत के मुंह से बचाया और राफ्टालिया ने उस मॉन्स्टर को तुरंत ढेर कर दिया। वक्त की कमी को देखते हुए नाओफुमी ने राफ्टालिया से कहा कि वो गाँव वालों को बाहर निकाले और कहा कि वो मॉन्स्टर्स को भटकाने के लिए खुद को चारा यानी बेट बनाएगा। जैसे ही नाओफुमी गाँव वालों की तरफ भागा, उसने एक ज़ॉम्बी को मुक्का मारा, पर उसका वार एक 10 साल के बच्चे के हाथ से भी ज्यादा नरम था। उसने उनसे गांव से भागने को कहा और मॉन्स्टर्स को अपने पीछे खींच लिया। जब उसने एयर स्ट्राइक शील्ड से एक गांव वाले को बचाया और दूसरे को शील्ड प्रिजन से प्रोटेक्ट किया, वो लगातार दौड़ता रहा। मॉन्स्टर्स उसके पीछे पड़े थे। वो एक आग के नीचे से फिसला और मशाल लेकर बाहर निकला। बेचैनी में उसने आग से उनका ध्यान भटकाने की कोशिश की। भागते वक्त उसने सोचा कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है जो इस दुनिया के लिए लड़ने का फैसला कर बैठा। जब वो थक गया तो उसे एहसास हुआ कि मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा है, तो उसने उन्हें एक टावर की तरफ ले जाने का सोचा। एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करके वो एक ज़ॉम्बी के ऊपर से कूदा और टावर पर चढ़ने लगा। टावर के ऊपर पहुंचकर उसने घंटा बजाना शुरू किया ताकि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगे, उसने इस मौके का फायदा उठाया, टावर पर तेल डाला और उसे तुरंत आग लगा दी। जब वो नीचे कूदा, उसने एक डंडे को पकड़ने की कोशिश की, पर सीधा एक घर के अंदर जा घुसा। उसकी आंखों के सामने पूरा टावर आग की लपटों में घिर गया और जमीन पर ढेर हो गया। उसी पल गांव वाले उसकी मदद के लिए वापस लौट आए। एक विलेजर ने उसे बताया कि वो अपने गांव के लिए लड़ने का इरादा कर चुके हैं, क्योंकि उसने उनकी हिम्मत जगाई है। उसी लम्हे एक विशाल ज़ॉम्बी ने उसे खत्म करने की कोशिश की, पर नाओफुमी ने उसे सही वक्त पर बचा लिया। जब उसने अपना ध्यान बाकी गांव वालों की तरफ मोड़ा और उन्हें खत्म करने की कोशिश की, नाओफुमी ने फिर से रास्ता रोका और उनसे भागने को कहा, क्योंकि वो इस बदसूरत मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते थे। उसी वक्त राफ्टालिया वहां पहुंची और नाओफुमी के साथ मिलकर उन्होंने उस मॉन्स्टर को मार गिराया। तुरंत ही आसमान में फ्लेयर्स छोड़े गए और जैसे ही वो रोशनी बनकर फटे, गांव पर आग के गोले गिरने लगे। ये रियलाइज करके कि वो इस आग में जल जाएंगे, नाओफुमी ने राफ्टालिया को खींचा और अपनी शील्ड से दोनों की हिफाजत की। जब नाइट्स वहां पहुंचे जिन्होंने वो आग बरसाई थी, वो ये देखकर खुश थे कि गांव से सारे मॉन्स्टर्स का खात्मा हो गया है। तुरंत ही वो तेजी से लीडर की तरफ झपटी, पर उसने एक पल में उसकी तलवार को ब्लॉक कर दिया। उसने दहाड़ते हुए पूछा कि उन्होंने उसके मर्द को मारने की कोशिश क्यों की और बदले में उन्हें मौत की सजा देने की धमकी दी। उसी लम्हे सैनिकों के सामने कई सारे मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए। जैसे ही नाओफुमी ने लीडर को एक फेटल इसेकाई होने से बचाया, राफ्टालिया ज़ॉम्बी की तरफ दौड़ी और उसका सर चीर कर रख दिया। नाओफुमी के कमांड पर राफ्टालिया ने ज़ॉम्बीज को काटना और ढेर करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि वो ऊंची जंप मारकर एक और विशाल जायंट का काम तमाम कर दे। इस बीच जंगल के दूसरी तरफ बाकी हीरोज ने एक मॉन्स्टर लाइन पर अपनी ताकत बरसानी शुरू कर दी और मतोयासु ने उसे खत्म करने के लिए एक लाइटनिंग स्पीयर कास्ट किया। सारे मॉन्स्टर्स के तबाह होते ही आसमान एक पल में साफ हो गया। असली लड़ाई से दूर रहने की वजह से मतोयासु को लगा कि ये वेव्स तो बस एक बच्चों का खेल यानी केक वॉक थी। गांव के अंदर हर कोई नाओफुमी को उन्हें पूरी तरह से मिटा दिए जाने से बचाने के लिए शुक्रिया अदा करने जमा हुआ। विलेजर्स ने उसे बताने की कोशिश की कि वो हमेशा उनका लोकल हीरो रहेगा, पर उसने उन्हें फक ऑफ कह दिया। उनके जाने के बाद राफ्टालिया उदास हो गई। काश उसके माँ बाप को भी इसी तरह बचाया जा सकता जैसे उन्होंने इस गांव को तबाह होने से बचा लिया। जैसे ही वो रोने लगी, नाओफुमी ने उसे शांत करने की कोशिश की। उस रात महल में जब हर कोई अपनी जीत का जश्न मना रहा था, नाओफुमी ने सोचा कि वो किसी नर्क होल में है और वो पक्का यहाँ नहीं आता अगर राजा ने हीरोज को कैश रिवॉर्ड देने का वादा ना किया होता।
जैसे ही राफ्टालिया मतोयासु के पास से गुजरी, उसने उससे मिलने की कोशिश की, पर माइन ने उसे रोका और उसके कान में कुछ बहुत ही गंदे सुझाव देने लगी। राफ्टालिया नाओफुमी के सामने आई और उसे खाना चखने के लिए मनाने की कोशिश की, पर उसने कहा कि वो इससे बेहतर अपनी खुद की उल्टी पीना पसंद करेगा। अपनी आंखों के सामने उसे एहसास हुआ कि उसने एक नई एबिलिटी हासिल कर ली है, जिसने खुशकिस्मती से उसे राफ्टालिया के साथ वेव इन्वेजन की जगह पर टेलीपोर्ट होने में मदद की थी। तभी राफ्टालिया खाना लेकर आई। इस बार वो ना सुनने के मूड में नहीं थी और तुरंत उसे अपने केक का स्वाद चखाया। ये देखकर मतोयासु की जलन बढ़ने लगी, तो उसने अपना ग्लव नाओफुमी की तरफ फेंका और उसे एक डुएल के लिए चैलेंज कर दिया। माइन ने उसे बताया था कि राफ्टालिया उसकी स्लेव है, तो उसने कहा कि वो उसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट से आजाद कराना चाहता है, भले ही वो सिर्फ ये उम्मीद कर रहा था कि वो उसकी साइड पर आ जाए। नाओफुमी ने उसे बताया कि स्लेव रखना पूरी तरह लीगल है और वो वहां से निकलने लगा, पर एक नाइट ने उसे रोका और राजा ने उसे चैलेंज एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया। इस घटिया मोड़ को समझते हुए राफ्टालिया ने उन्हें बताने की कोशिश की कि वो अपनी मर्जी से नाओफुमी के साथ है, पर एक नाइट ने उसका मुंह दबा दिया और उस बदतमीज राजा ने कहा कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ये रियलाइज करके कि वो अपनी अकेली साथी को खोने वाला है, उसने उसे वापस पाने की कोशिश की, पर नाइट्स ने अपनी तलवारें निकाल ली, उसे रोकने के इरादे से। जैसे ही मतोयासु उसके सामने आया, उसने मजाक उड़ाया कि क्या वो डुएल से डरकर भाग जाएगा, पर नाओफुमी ने उसे तबाह करने की धमकी दी। उस रात डुएल से पहले नाओफुमी ने एक वेपन उठाने की कोशिश की, पर उसे बिजली का झटका लगा और सिस्टम ने उसे वार्न किया कि वो कोई अनअसाइंड वेपन्स नहीं उठा सकता। जब वो आमने सामने आए तो मतोयासु ने उसे सरेंडर करने को कहा, इससे पहले कि वो उसके बदसूरत चेहरे को अरीना के फर्श पर रगड़ दे। हालांकि नाओफुमी का मानना था कि एक्शन शब्दों से ज्यादा असरदार होते हैं और उसने फाइट के लिए तैयार होते हुए एक नया शील्ड एक्टिवेट किया। मतोयासु ने उसे तबाह करने के लिए उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और लगातार अपनी शील्ड से टक्कर मारी, पर एक खरोच तक नहीं आई। नाओफुमी ने उसे एक सोर लूजर कहा और कहा कि उसके पास उसे हराने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि वो उसकी शील्ड को भेद तक नहीं कर सकता। और मेहनत करने के इरादे से मतोयासु ने अपनी केओस स्पीयर एक्टिवेट की और बिना रुके हमला शुरू कर दिया जब तक नाओफुमी एक्सपोज नहीं हो गया और उसने उसके हाथ पर एक कट मार दिया। हिसाब बराबर करने के इरादे से नाओफुमी उसकी तरफ दौड़ा और कामयाबी से उसके पेट में एक मुक्का मारा। जैसे ही मतोयासु को एहसास हुआ कि एक बलून उसके मीट को चूस रहा है, नाओफुमी ने दूसरे बलून्स भी दिखाए जो उस पर चिपके हुए थे। ये उसका सीक्रेट वेपन था और क्योंकि उसके पास कोई ऑफेंसिव अटैक्स नहीं है, उसने अपनी कमजोरी को ताकत बनाने का उसका अच्छा इस्तेमाल किया। उसे पलटवार करते देख गुस्सा होकर मतोयासु ने एक पावरफुल जैब के साथ डुएल खत्म करने का सोचा, पर नाओफुमी ने उसे शील्ड से रोका और अपने 2 हेडेड डॉग शील्ड से उसे पीछे धकेल दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नाओफुमी ने उस पर एक एयर स्ट्राइक शील्ड छोड़ा और उसे एक शील्ड प्रिजन में कैद कर दिया। प्रिजन के अंदर मतोयासु को रियलाइज हुआ कि कुछ बलून्स भी उसके साथ कैद है और वो बच नहीं सकता। सारे लोग नाओफुमी को एक यूजलेस बुजदिल कायर कहने लगे जो लड़ने के लायक नहीं था, तो उसने उसे आजाद करने का फैसला किया और उसे सरेंडर करने को कहा, पर मतोयासु ने कहा कि वो इससे बेहतर पैदल चाइना जाना पसंद करेगा। उसके जवाब से खुश होकर नाओफुमी ने कहा कि वो उसका प्यारा चेहरा तबाह कर देगा ताकि उसे पूरी जिंदगी कभी लड़की न मिले। हालांकि जैसे ही वो फेशियल रिकंस्ट्रक्शन शुरू करने वाला था, एक जोरदार हवा ने उसे उड़ा दिया और उसे समझ आया कि माइंड ने उस पर अपना मैजिक चलाया है। उसकी चीटिंग देखकर गुस्सा होकर उसने उसे वहीं तबाह करने का सोचा, पर मुश्किल से मतोयासु के स्पीयर से बचा और कामयाबी से सारे अगले हमले ब्लॉक किए। जैसे ही मतोयासु ने अपनी लाइटनिंग स्पीयर निकाली, उसने सीधा नाओफुमी पर छोड़ा जो उसकी शील्ड को चीर कर निकल गई और उसे बेहोश कर दिया। हमले से कमजोर हुए नाओफुमी के सामने मतोयासु ने खुद को विनर अनाउंस कर दिया, लेकिन जैसे ही वो जाने लगा, नाओफुमी ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और कहा कि माइन ने पीछे से हमला किया था, पर अरीना में हर कोई खामोश था। इससे नाओफुमी को लगा जैसे उसे कोई हेल्यूसिनेशन हो रही है और जल्द ही सोचने लगा कि क्या सबकी आंखों की रोशनी चली गई है। उसकी आंखों के सामने राजा मतोयासु को बधाई देने लगा और उसी पल नाओफुमी को रियलाइज हुआ कि माइन असल में एक राजकुमारी थी। इतने वक्त से वो सिर्फ इसलिए तबाह करना चाहते थे क्योंकि राजा अपनी बेटी को मतोयासु के साथ सेट करना चाहता था और ये डुएल भी शुरुआत से ही एक टोटल सेटअप था। उसे गुस्सा आया कि उन्होंने उसे अपनी घटिया दुनिया में बुलाया और इतना सब होने के बाद भी बिना किसी गलती के उससे नफरत करने का फैसला किया। इससे वो और भी ज्यादा भड़क गया और उसने अरीना में मौजूद हर एक बंदे को तबाह करने के बारे में सोचा। तभी एक मिनिस्टर ने कहा कि राफ्टालिया को अब उसके स्लेव कर्ज से आजाद कर दिया जाएगा और वहां खड़े सारे लोग सोचने लगे कि आखिर नाओफुमी का ये गंदा सैड फेस उनकी दुनिया में समन ही क्यों किया गया। और देखते ही देखते उन्होंने राफ्टालिया की क्रेस्ट दिखाई और उस पर एक ऐसी पोशन डाली जिससे वो गायब हो गई। उसी पल सिस्टम ने रिवील किया कि उसके साथ नाओफुमी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। जैसे ही माइन उसे दूर ले जाने लगी, नाओफुमी का गुस्सा आसमान छूने लगा और उसने अपनी शील्ड दूर फेंक दी, पर वो गायब होकर वापस उसके हाथ पर आ गई। जब वो गुस्से में चिल्लाया कि ये पूरी दुनिया भाड़ में जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी लम्हे उसकी कर्स सीरीज एक्टिवेट हो गई। उसी वक्त राफ्टालिया ने मतोयासु को एक जोरदार तमाचा मारा, ये पूछते हुए कि उसे अपनी गंदी नाक बीच में अड़ाने की क्या जरूरत थी। उसने उसे बताया कि नाओफुमी उसके लिए एक बहुत अच्छा मास्टर था और वो उसका कर्स तभी एक्टिवेट करता था जब वो लड़ने से बहुत ज्यादा डर जाती थी। माइन को लगा कि वो उसके प्यार यानी उसके लव ऑफ अ लाइफ की बेइज्जती कर रही है और उसने उसे थप्पड़ मारने की कोशिश की, पर उसी वक्त इत्सुकी और रेन वहां पहुंच गए। जब रेन ने पूछा कि माइन ने चीटिंग क्यों की, तो मतोयासु को समझ नहीं आया कि ये फक क्या हो रहा है,
पर रेन सब जानता था। उसने बताया कि कोई भी सच बोलने को तैयार नहीं था क्योंकि सब राजा से डरते थे। जैसे ही राफ्टालिया नाओफूमी के पास आई, उसने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अब भी वही पुरानी इंसान है, पर उसने उसे फक ऑफ कह दिया। जब उसने उसे छूने की कोशिश की तो उसने उसे झटक दिया और कहा कि यहां से चली जाओ क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो चुका है। मगर वो उसके दिल की गहराइयों को देख सकती थी और उसने उसे बताया कि वो उस पर भरोसा करती है और हमेशा उसका साथ निभाएगी जैसा उसने वादा किया था। जब वो गुस्सा होने लगा ये सोचकर कि उससे सिर्फ उसकी इस फकिंग शील्ड की वजह से नफरत की जाती है, उसने उसे नोचकर फेंकने की कोशिश की, पर उसने उसे रोक लिया। उसने कहा कि ये शील्ड उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर है और सिर्फ इसकी वजह से वो उस गांव को पूरी तरह तबाह होने से बचा पाए। नाओफूमी ने कहा कि वो एक बुरा आदमी है और उसका इरादा कभी गांव को बचाने का नहीं था, पर राफ्टालिया सब जानती थी और उसने उसे गले लगा लिया। उसने बताया कि वो उसके दिल के अंदर देख सकती है और भले ही वो बुरा बनने का नाटक करे, वो जानती है कि वो एक अच्छा इंसान है। उसने कहा कि वो उसकी तलवार है और दुनिया के किसी भी कोने तक उसका पीछा करेगी। नाओफूमी को एहसास हुआ कि वो हमेशा से यही सुनना चाहता था, पर तभी उसे याद आया कि यही शब्द उसने वेव्स के आने से पहले भी कहे थे। उसने वादा किया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उसकी आंखों के सामने उसे आखिरकार उसका असली जवान रूप दिखाई दिया। उसने बताया कि वो अब वो बच्ची नहीं रही जिसे वो याद करता है और उसने पूरी जिंदगी उसके साथ रहने की गुजारिश की जब उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। हालांकि मोटोयासु को लगा कि राफ्टालिया अब भी किसी जादू के असर में है और वो सोचने लगा कि उन्हें कैसे अलग करे, पर इत्सुकी ने कहा कि या तो वो अंधा है या अब तक का सबसे बड़ा गधा। अगले दिन राफ्टालिया ने नाओफूमी को महल की किचन से बचा हुआ कुछ खाना दिया। जैसे ही उसने उसे खाया, उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार है जब उसे खाने का स्वाद वापस आया है। जब नाओफूमी कंफ्यूज था कि वो असलियत में कौन है, तो उसने बताया कि उसका क्लैन उतनी ही तेजी से बड़ा होता है जितनी तेजी से उनका लेवल बढ़ता है, और यही वजह थी कि उन्हें इनह्यूमन माना जाता था क्योंकि वो एक आम बच्चे से 4 गुना तेजी से बढ़ते हैं। उस दिन महल में राजा ने ऐलान किया कि मोटोयासु को वेव्स को रोकने के लिए 4000 सिल्वर दिए जाएंगे और इत्सुकी और रेन को 3000 से ज्यादा सिल्वर दिए गए। मगर जब नाओफूमी की बारी आई, उसने उसे 500 सिल्वर देने का फैसला किया, पर इससे पहले कि वो उसे ले पाता, राजा ने कहा कि वो किसी रिवॉर्ड के लायक नहीं है क्योंकि वो मोटोयासु से ड्यूअल हार गया था। इस पॉइंट पर इत्सुकी को लगा कि राजा अब ज्यादा ही कर रहा है। उसने कहा कि नाओफूमी वो ड्यूअल ईमानदारी से बिना किसी दखल के जीत जाता। अपना नाम साफ करने के लिए माइन ने झूठ बोला कि मोटोयासु ईमानदारी से जीता था, पर इत्सुकी ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे गंदी चीटर बुलाया। रेन ने उन्हें बताया कि नाओफूमी ने वेव्स के वक्त पास वाले गांव को बचाया था और उसका मानना था कि वो इस नेक काम के लिए हकदार है। कोई और चारा न देखकर राजा ने हुक्म दिया कि नाओफूमी को कम से कम अमाउंट दिया जाए और उसे अपना बदसूरत चेहरा महल से बाहर ले जाने को कहा। जब नाओफूमी उसकी बातों पर गुस्सा हुआ तो राफ्टालिया ने कहा कि हमारे लिए वहां से निकल जाना ही बेहतर है, तो नाओफूमी मान गया, ये सोचकर कि शायद ये सच है, और वो दोनों एक साथ निकल गए। उस दिन उन्होंने वापस स्लेव मर्चेंट के पास जाने का फैसला किया ताकि राफ्टालिया पर नया स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक्टिवेट कर सके। जब काम खत्म हुआ, नाओफूमी को पता चला कि उसने एक स्लेव यूजर्स शील्ड हासिल कर ली है। जब उसने वहां कुछ मॉन्स्टर एग्स देखे तो मर्चेंट ने एक बेचने का ऑफर दिया, ये कहकर कि ये आगे चलकर अच्छा मीट बनेगा। ये सोचकर शायद ये काम आ जाए, नाओफूमी ने एक खरीद लिया। जब वो एक मेडिसिन स्टोर पहुंचे तो ओनर ने नाओफूमी को जड़ी बूटियों की रेसिपीज वाली एक किताब दी, इसे उस गांव को बचाने के लिए गिफ्ट बताते हुए। इसके बाद उन्होंने एक मैजिक शॉप विजिट की जहां एक बूढ़ी औरत ने उन्हें एक ग्रिमॉयर दिया, ये कहकर कि ये उनके पोते को गांव में बचाने के लिए एक इनाम है। उसने बताया कि अगर वो इस किताब को सही से पढ़ लेगा तो वो जितने चाहे उतने स्पेल सीख सकता है जो लड़ाई में काम आएंगे। उस शाम को नाओफूमी को एहसास हुआ कि उसे सच में गूगल ट्रांसलेटर की जरूरत है। राफ्टालिया ने सुझाव दिया कि वो ये भाषा साथ में सीखे, और क्योंकि अगले वेव में अभी 1 महीना बाकी था, नाओफूमी मान गया। अगले दिन सुबह गांव में नाओफूमी और राफ्टालिया ने देखा कि वो ड्रैगन एग फट गया है। तुरंत ही वो चिड़िया उड़कर नाओफूमी के ऊपर बैठ गई, उसे अपना पेरेंट मानकर, और जैसे जैसे दिन बीते उसने वो रोल एक चैंप की तरह निभाया, और देखते ही देखते वो चिड़िया कुछ ही दिनों में काफी बड़ी हो गई। हफ्ते के अंत तक चिड़िया का साइज डबल हो गया था और नाओफूमी ने सोचा कि शायद उसकी ग्रोथ बूस्ट स्किल ने मदद की है, तो उसने उसका नाम फिलो रखने का फैसला किया। उसी पल उन्हें पता चला कि गांव में एक और हीरो पहुंच गया है। शहर के बीच वाले स्क्वायर में माइन ने सबके सामने ये ऐलान करना शुरू किया कि राजा ने अब मोटोयासु को इस गांव का नया लॉर्ड बना दिया है। उसने बड़े ही गंदे तरीके से कहा कि गांव को फिर से बसाने, रीबिल्ड करने के लिए वो अब हर किसी से गांव के अंदर आने और बाहर जाने का टैक्स वसूल करेंगे। बेचारे विलेजर्स को लगा कि ये उनके लिए सबसे बुरी खबर थी जिसका वो तसव्वुर कर सकते थे, और एक आदमी ने तो रोकर यहां तक कह दिया कि उनके पास दिन में 2 वक्त की रोटी तक के पैसे नहीं है। तभी नाओफूमी ने माइन से एकदम डायरेक्ट सवाल किया, क्या तुम पागल हो गई हो? डू यू सफर फ्रॉम सम मेंटल इलनेस? उसने साफ कहा कि ये टैक्सेस बिल्कुल मजाक है और गांव वाले इसे किसी भी हाल में अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे ही गांव वालों ने नाओफूमी का साथ देना शुरू किया, माइन ने गुस्से में अपने सोल्जर्स को स्पीयर्स निकालने का हुक्म दे दिया।
पर इससे पहले कि वो हमला कर पाते, एक रहस्यमय ग्रुप शैडोज उनके सामने प्रकट हुआ और माइन को एक स्क्रोल थमा दिया। उसमें लिखी बातों को पढ़कर वो आग बबूला हो गई और उसने नाओफुमी को एक रेस का चैलेंज दे दिया, ये कहते हुए कि जो जीतेगा वही इस गांव का नया मालिक बनेगा। अपने गांव को खोने के डर से विलेजर्स ने नाओफुमी से काफी गिड़गिड़ाकर गुजारिश की कि वो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर ले, पर नाओफुमी को लगा कि ये पक्का माइन का कोई नया ट्रैप है। जब वो रेस की तैयारी कर रहा था तब मोतोयासु अपने ड्रैगन की शेखी बगाड़ने लगा, उसे मॉन्स्टर वर्जन ऑफ उसेन बोल्ट कहने लगा। पर फिलो को बहुत गुस्सा आया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे हे स्टैक पर फेंक दिया। तब मोतोयासु को एहसास हुआ कि वो लात उसके प्लॉट डेवलपिंग टूल फैमिली जूल्स के काफी करीब से गुजरी थी और माइन को डर लगने लगा कि कहीं उसके प्लॉट मेकिंग के दिन हमेशा के लिए खत्म न हो जाए। जैसे ही रेस शुरू हुई, दोनों हीरोज तुरंत वहां से निकले और फिलो ने शुरुआत में ही मोतोयासु से काफी डिस्टेंस बना लिया, उसके चेहरे पर धूल उड़ाते हुए। हालांकि माइन का सोल्जर कहां बाज आने वाला था। उसने एक स्पेल कास्ट किया और जमीन में एक गड्ढा बना दिया। अब क्योंकि नाओफुमी ने इसे थोड़ी देर से नोटिस किया, बेचारी चिड़िया फिसल गई, जिस वजह से मोतोयासु आगे निकल गया। लेकिन इससे फिलो का इरादा और भी पक्का हो गया और उसने जल्द ही अपनी लीड वापस पा ली। फिर भी माइन हार मानने को तैयार नहीं थी, तो उसके सोल्जर ने फिलो की रफ्तार कम करने के लिए एक नया स्पेल डाला, जिससे मोतोयासु एक बार फिर आगे हो गया। पर फिलो तो जीतने की जिद पर अड़ी थी और वो उसके ड्रैगन को पीछे छोड़ते हुए आगे निकल गई, यहां तक कि उसने राजकुमारी पर भी धूल उड़ा दी। जीत के लिए बेचैन होकर उस सोल्जर ने मोतोयासु की स्पीड बढ़ाने के लिए एक और स्पेल मारा, पर फिलो हार मानने वालों में से नहीं थी, भले ही मोतोयासु उसके रास्ते में बार बार आ रहा था। तभी नाओफुमी ने अपने सामने और भी गड्ढे देखे, तो उसने तुरंत एयर स्ट्राइक शील्ड का यूज किया, जिससे उन्होंने गड्ढे के ऊपर से जंप मारी और फिनिश लाइन की तरफ तेजी से बढ़ने लगे। रप्टालिया और विलेजर्स लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे थे और अब माइन को डर लगने लगा था कि ये रेस उसके हाथ से निकल रही है। जैसे ही एड्रेनलिन का फ्लो बढ़ा, फिलो ने वो रेस जीत ली। गांव वाले इस जीत से बेहद खुश थे, पर तभी फिलो अचानक साइज में डबल हो गई, जिसे देखकर नाओफुमी भी दंग रह गया। इस नजारे को देखकर माइन ने सोचा कि वो इसे अपने फायदे के लिए यूज कर सकती है और उसने नाओफुमी पर चीटिंग का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, पर नाओफुमी ने पलटकर उसे ही चीटर कह दिया। जब उसने इनकार करने की कोशिश की तो वो रहस्यमय ग्रुप फिर से आया और उनके लीडर ने बताया कि उन्होंने रेस कोर्स के पास एक अजीब सा मैजिक सेंस किया था। अब जब कोई नया झूठ बोलने को बचा नहीं का, तो माइन ने अपनी हार मान ली और कहा कि वो तुरंत महल वापस जा रही हैं, शायद अपनी बची कुची सेल्फ एस्टीम बचाने के लिए। मोतोयासु ने नाओफुमी से कहा कि उसने उसे जानबूझकर जीतने दिया, पर नाओफुमी ने उसे यूजलेस मोरॉन कहा और उसे अपनी जिंदगी का कोई मकसद ढूंढने की सलाह दी। उस शाम गांव के चीफ ने नाओफुमी से कहा कि उन्होंने उसे रिवॉर्ड देने के लिए पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं, पर नाओफुमी ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि उसे उनके पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने गांव को फिर से बसाने के लिए एक एक पैसे की जरूरत है। जब वो सोचने लगा कि वो और क्या मांग सकता है, तभी फिलो ने एक कैरेज की तरफ इशारा किया, उसे अपना प्राइस चुनते हुए। तो उसी शाम वो उस कैरेज पर सवार होकर वहां से निकल गए। जब राप्टालिया को कैरेज की मोशन की वजह से मोशन सिकनेस होने लगी, तो वो तुरंत बाहर उल्टी करने भागी। उस रात नाओफुमी ने फैसला किया कि वो उसे आग के पास लिटाएगा, इस उम्मीद में कि सुबह तक वो बेहतर महसूस करेगी। जब उसने उस ट्रैवलिंग पास को देखा जो गांव के चीफ ने उसे दिया था, तो उसे याद आया कि चीफ ने कहा था कि वो बिना एक पैसा खर्च किए पूरे देश में ट्रैवल कर सकते हैं। तो वो सोचने लगा कि क्या वो एक पार्ट टाइम ट्रैवलिंग बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तभी फिलो ने उसके साथ कडल करने का फैसला किया, पर जब वो अगली सुबह जागा तो उसने देखा कि उसके बगल में एक छोटी सी लड़की लेटी हुई है। वो तुरंत पीछे हटा और हैरानी से पूछने लगा कि वो कौन है, पर उसने बस इतना कहा कि उसे भूख लगी है। उस सुबह जब वो वेपन्स शॉप पहुंचे तो स्मिथ हैरानी से सोचने लगा कि नाओफुमी आखिर अपने हरम में कितनी बीवियां रखने का इरादा करता है। जब फिलो की नजर खाने पर पड़ी तो उसने कहा कि उसे भूख लगी है, तो स्मिथ ने उसे एक बाइट लेने को कहा। उसी पल फिलो एक चिड़िया में बदल गई और सब कुछ एक ही बार में निकल गई। उसके खाने के बाद राप्टालिया ने स्मिथ को बताया कि स्लेव मर्चेंट ने उन्हें फिलो के क्लैन के बारे में बताया था। उसने कहा था कि इस क्लैन की कुछ चिड़ियां अक्सर अपने झुंड के राजा या रानी फिलोलियल क्वीन के रूप में पैदा होती हैं और उनके पास ह्यूमनॉइड फॉर्म लेने की एबिलिटी होती है। इसके ऊपर से उन्हें टेम करने के लिए एक स्पेशल क्रेस्ट की जरूरत होती है। पर जब उन्होंने फिलो को वो क्रेस्ट देने की कोशिश की ताकि नाओफुमी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट बन सके, तो उसने काफी रेजिस्ट किया, पर आखिर में मान गई। जब स्मिथ ने पूछा कि वो असलियत में उससे क्या चाहते हैं, तो उसने एक स्पेशल ड्रेस मांगी जो ट्रांसफॉर्म होने वाली स्पीशीज के लिए परफेक्ट हो, पर स्मिथ ने उन्हें ड्रेस मेकर के पास भेज दिया, क्योंकि वो कपड़े नहीं बनाता था। जब वो ड्रेस शॉप पहुंचे तो नाओफुमी ने ड्रेस मेकर को समझाया कि वो फिलो के लिए एक ऐसी ड्रेस चाहते हैं जो उसकी ट्रांसफॉर्म होते वक्त फटे नहीं। ड्रेस मेकर ने उन्हें बताया कि ऐसे कपड़े सिलने के लिए उन्हें मैजिक थ्रेड्स की जरूरत होगी और कहा कि वो कपड़ा फिलो की अपनी माना से बनाया जाएगा, क्योंकि मटेरियल के साथ एक सॉलिड कनेक्शन बनाने का यही एक रास्ता है। हालांकि क्योंकि उनके पास मैजिक थ्रेड्स नहीं थे, उन्होंने मैजिक शॉप जाने का फैसला किया, पर वहां की ओनर ने बताया कि उसके पास मैजिक जेमस्टोन्स खत्म हो गए हैं। उसने कहा कि ये स्टोन्स मिलना काफी रेयर है, पर उसने वादा किया कि वो कुछ दिनों में उन्हें ढूंढ लेगी। उसी दिन जब उन्होंने गांव के आसपास घूमना शुरू किया, इस उम्मीद में कि छोटे मोटे काम करके कुछ तुरंत कैश कमा सकें, तभी उनकी मुलाकात एक विलेजर से हुई
और रेफ्टालिया को लगा कि शायद आखिरकार आज उनका लकी डे है। उस आदमी ने उसे बताया कि वो गांव की तरफ जा रहा है ताकि वो अपनी माँ के लिए दवा लेकर जा सके। ये देखकर कि उसकी दुआ पूरी हो गई है, नाओफुमी ने उसे 1 सिल्वर के बदले राइड देने का ऑफर दिया। हालांकि उस आदमी ने उन्हें बताया कि उसकी हालत एक कंगाल से भी बदतर है, तो नाओफुमी ने उससे कहा कि वो बदले में उसे कुछ खाना दे सकता है। जल्दी पहुंचने की उम्मीद में उन्होंने कैरेज को वहीं छोड़ने का फैसला किया और फिलो तुरंत तेजी से निकल पड़ी। जैसे ही वो एंट्री के पास पहुंचे, गार्ड ने उनसे फीस मांगी, पर नाओफुमी ने अपना पास उसकी तरफ फेंका और खुद को एक वीआईपी बुलाया। गांव के अंदर पहुंचने के बाद नाओफुमी ने उस बीमार लेडी को पोषण देने का ऑफर दिया और उस आदमी से कहा कि जाकर तारे वारे गिने या ऐसा ही कुछ करे। जब वो आदमी चला गया तो उसने पोषण की पावर बढ़ाई और उसे वो ड्रिंक पीने को दी। उसी पल उसकी रूह में जान आ गई और वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे वो कभी बीमार थी ही नहीं। तो उस आदमी ने उसे खाना दिया जिसकी कीमत लगभग उतनी ही थी जितनी तय हुई थी। जैसे ही नाओफुमी वहां से निकलने लगा, उसने सोचा कि वो जल्द ही एक करोड़पति बन सकता है, ये रियलाइज करके कि वो कंगाल ट्रैवलर से उनके खाने के बदले चार्ज कर सकता है और आखिर में उन्हें कैश के लिए बेच सकता है। तो जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसने इस प्रोसेस को जारी रखा और हर रात ग्रिमोर को स्टडी करने की कोशिश की। कुछ दिन बाद जब वो एक नए मर्चेंट को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, उस आदमी ने उसे बताया कि वो गांव-गांव में काफी मशहूर हो गया है क्योंकि लोगों ने उसे अपनी हीलिंग एबिलिटी से बीमार लोगों को ठीक करने की वजह से अपना मसीहा पुकारना शुरू कर दिया है। उसी लम्हे उन्हें एहसास हुआ कि कई सारे डाकू उनका रास्ता रोके खड़े हैं और लीडर ने उन्हें बताया कि उनका इरादा अंदर मौजूद मर्चेंट को लूटने का है। हालांकि रेफ्टालिया ने उसकी जगह लेने का फैसला किया और एक मिराज स्पेल कास्ट किया जिसने उसे इनविजिबल बना दिया। तो जैसे ही फिलो ने डाकुओं पर एक टॉर्नेडो कास्ट किया, उसने उन्हें एक ही पल में ढेर कर दिया। डाकुओं के बंधे होने पर लीडर ने उन्हें बताना शुरू किया कि दूसरे ट्रैवलर ने उन्हें इस मर्चेंट के बारे में बताया था और कहा था कि वो उसे लूटकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। जब नाओफुमी ने सोचा कि इन घटिया लोगों का क्या किया जाए, तो मर्चेंट ने सुझाव दिया कि उन्हें लोकल गार्ड्स के हवाले कर देना चाहिए। हालांकि डाकुओं को लगा कि वो आसानी से बच निकलेंगे और लीडर ने नाओफुमी से कहा कि हर कोई इसी बात पर भरोसा करेगा कि असली विलन वही है, क्योंकि महल ने उसे दुनिया का सबसे बेकार हीरो साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये रियलाइज करके कि वो बाजी नहीं जीत पा रहा, नाओफुमी ने उन्हें खत्म करने की धमकी दी और फिलो से कहा कि अपना पेट तैयार रखें। अपनी मौत के डर से वो अपनी जान की भीख मांगने लगे, तो नाओफुमी उन्हें उनके सारे कीमती सामान के बदले छोड़ने पर राजी हो गया। तो उस शाम डाकुओं ने अपना सारा लूट सरेंडर करना शुरू कर दिया और रेफ्टालिया को लगा कि वो खुद डाकू बन गए हैं। हालांकि मर्चेंट ने उसे बताया कि ये एक परफेक्ट डील थी और उसने नाओफुमी को अपना इंस्पिरेशनल हीरो बनाने का फैसला किया। फिर भी नाओफुमी उसकी बातों से पिघलने वाला नहीं था और उसने मर्चेंट से एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड की मांग की। उस आदमी ने उसे बताया कि वो अपनी नॉलेज और कनेक्शंस उसके साथ शेयर करने के लिए तैयार है और कहा कि ये सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती होगा। उस रात वो उसे दिखाने लगा कि जेम्स कैसे बनाए जाते हैं और उनमें एनर्जी कैसे भरी जाती है, और इसी रास्ते में नाओफुमी ने कुछ स्पेल्स भी सीख लिए और कुछ ही दिनों में वो खुद से जेमस्टोन्स बनाने के लायक हो गया और हफ्ते के अंत तक उसने ट्रेडर्स के ग्रुप में अपनी जगह बना ली थी और उसे पता चला कि मोतोयासु ने एक लेजेंडरी फसल ढूंढकर एक मरते हुए गांव को बचा लिया है जो अकाल के दौरान भी उगती है। दूसरी तरफ उसने डिस्कवर किया कि रेन ने नए मॉन्स्टर्स को मारने की तलाश में साउथ ईस्ट की यात्रा की है। इसके ऊपर से मर्चेंट ने उसे अपने पोजेशंस का एक बड़ा हिस्सा पार्टिंग गिफ्ट के रूप में ऑफर किया था। जब नाओफुमी ने वो कागज एक माइनिंग चीफ को दिखाए तो उसने उसे बताया कि उसके हाथ एक सोने की खान लगी है और उसे जो भी जेमस्टोन चाहिए वो प्रोवाइड करने का ऑफर दिया। नाओफुमी ने उसे बताया कि उसे मैजिक थ्रेड जेमस्टोन्स चाहिए ताकि वो कम से कम फिलो के लिए एक असली ड्रेस बना सके। तो अगले दिन उन्होंने चीफ के मिले डायरेक्शंस के साथ उस जगह की यात्रा शुरू की। कुछ ही देर में वो पुरानी जगह पर पहुंच गए। जब वो गुफा के अंत में पहुंचे, उन्हें एक खाली चेस्ट मिला और वो सोचने लगे कि इसके अंदर आखिर क्या रखा गया होगा। जैसे ही फिलो ने उन्हें एक नए रास्ते की तरफ इशारा किया, वो गहराई में जाने लगे। जल्द ही उन्हें एक विशाल मॉन्स्टर का फुटप्रिंट मिला और मैजिक लेडी ने उन्हें बताया कि ये खतरनाक जानवर है, पर उसी पल उसकी मशाल बुझ गई और उन्हें रहस्यमयी आवाजें सुनाई देने लगी। मैजिक लेडी ने उन्हें ना सुनने को कहा और बताया कि ये सिर्फ उनका ध्यान भटकाने के लिए एक ट्रैप है। तुरंत ही उसने उस भ्रम को तोड़ने के लिए एक एंटी बाइंड स्पेल कास्ट किया। जैसे ही उन्होंने अपने सामने कई चमगादड़ देखे, फिलो ने उन्हें उड़ाने के लिए एक हवा छोड़ी। सारे चमगादड़ों के मरने पर नाओफुमी ने उन्हें अपनी शील्ड में अब्सॉर्ब करने का फैसला किया और जल्द ही एक नई स्किल हासिल कर ली। जैसे ही वो रास्ते से आगे बढ़ते गए, वो आखिरकार जेमस्टोन्स तक पहुंच गए, पर उन्हें एहसास हुआ कि एक नए मॉन्स्टर ने इसे अपना घर बना लिया है। नाओफुमी सोचने लगा कि वो जेम्स कैसे हासिल करेंगे, इस चिंता में कि मॉन्स्टर उन्हें तबाह न कर दे। लेकिन रेफ्टालिया और फिलो ने अचानक उस पर हमला कर दिया। जैसे ही रेफ्टालिया अपनी तलवार लेकर झपटी, वो बच गया
और उसने उसे लात मारकर एक तरफ कर दिया, इससे पहले कि वो फिलो की लात से भी बच निकलता। पर उस लेडी ने उसे आग लगाकर जला कर रख दिया। फिर भी उस दरिंदे ने लगभग नाओफुमी का चेहरा ही नोच लिया होता, पर जैसे जैसे उसने उसे रोके रखा, फिलो ने उसके मुंह पर एक जोर की लात मारी और नाओफुमी को वहां से खींच लिया, इससे पहले कि वो मॉन्स्टर अपनी भयानक बिजली यानी लाइटनिंग छोड़ पाता। ये रियलाइज करते हुए कि वो बस बाल बाल बचाए, नाओफुमी सोचने लगा कि वो इस मॉन्स्टर को कैसे ढेर करे, और तभी उसकी नजर राफ्टेलिया पर पड़ी, जो अपना मिराज स्पेल कास्ट करके उस दरिंदे के पीछे छुप से पहुंचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उस जानवर ने उसके कदमों की आहट सुन ली और लगभग उसी पल उसका काम तमाम करने ही वाला था। फिलो ने नाओफुमी को बताया कि वो दरिंदा आवाज के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो जैसे ही वो उनकी तरफ कूदा, नाओफुमी ने अपनी नई स्किल का इस्तेमाल किया और फिलो से कहा कि वो उसकी शील्ड के अंदर जोर से चिल्लाए। तुरंत ही उसने एक ऐसी भयानक चीख मारी जिसने मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया, और उस लेडी ने उसे कमजोर करने के लिए एक और फायर ब्लास्ट फेंका, जिससे राफ्टेलिया को उसे तलवार मारने का मौका मिल गया, और फिर फिलो ने आखिरी वार करके उसे खत्म कर दिया। ये देखकर कि राफ्टेलिया जख्मी है, नाओफुमी ने उसके जख्म पर पट्टी बांधी और कहा कि अगली बार थोड़ा संभल कर रहना। अब जब उन्हें रोकने वाला कोई मॉन्स्टर नहीं बचा था, नाओफुमी ने आखिरकार वो जेमस्टोन हासिल कर लिया। तो अगले दिन फिलो ने अपनी माना को मैजिक थ्रेड्स में बदलना शुरू किया, पर वो इतना काम करके पहले ही पूरी तरह थक चुकी थी। अगले दिन तक नाओफुमी ने आखिरकार ड्रेस मेकर को फिलो के कपड़ों के लिए मैजिक थ्रेड्स थमा दिए, और जब वो वापस आए तो उन्होंने फिलो को उसकी नई आउटफिट में एकदम स्टनिंग पाया। पर नाओफुमी को तो बस इस बात की राहत थी कि अब उसे उसके कपड़ों के लिए अपना बजट और ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा। एक ही पल में वो फिर से चिड़िया में बदल गई, और नाओफुमी को एहसास हुआ कि वो कंगाल होने से बाल बाल बचा है। कुछ दिन बाद नाओफुमी और राफ्टेलिया एक पड़ोसी गांव में मैजिकल पोशंस डिलीवर करने निकल पड़े, और नाओफुमी सोचने लगा कि आखिर एक गांव को एक साथ इतनी सारी हीलिंग पोशंस की क्या जरूरत पड़ गई। जल्द ही उनका सामना घनी बेलों से हुआ, और वो समझ गए कि इस जगह के साथ पक्का कुछ गड़बड़ है। तो गांव के मुखिया ने उन्हें बताया कि पेड़ अब मॉन्स्टर्स में बदलने लगे हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। उसने बताया कि ये सब तब शुरू हुआ जब मोतोयासु ने उन्हें वो डिवाइन सीड दिया था, जो असल में नर्क का बीज था, और जैसे ही वो एक टेंट के अंदर गए, उन्होंने वहां बीमार बच्चों को देखा। उन्हें बचाने की उम्मीद में नाओफुमी ने एक बच्चे को पोषण दी, और जैसे ही वो पौधों पर गिरी, वो गायब हो गए और वो बच्चा उसी पल ठीक हो गया। बाकी सारे बच्चों को ठीक करके जब वो वहां से निकलने लगे, तो नाओफुमी ने राफ्टेलिया से कहा कि अब वो सबसे पक गया है, और जैसे ही उसे उसके पैसे मिलेंगे वो यहाँ से निकल जाएगा। लेकिन मुखिया ने नाओफुमी से उन सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करने की गुजारिश की और बदले में उसकी मेहनत के लिए कुछ कैश ऑफर किया, तो उसने बिना किसी परवाह के उसे एक्सेप्ट कर लिया और अपने काम पर निकल पड़ा। जब वो गांव के अंदर पहुंचे तो एक मॉन्स्टर ट्री ने जहरीली गैस छोड़ी, पर राफ्टेलिया ने उसे काट डाला और फिलो ने दूसरे को तबाह कर दिया। हालांकि नाओफुमी को एक बहुत बड़ा पेड़ मिला, तो फिलो उसकी तरफ झपटी और एयर शील्ड का इस्तेमाल करके वो सारी बेलों से बचते हुए मॉन्स्टर को एक लात जड़ने में कामयाब रही। फिर भी एक और मॉन्स्टर सामने आ गया, तो नाओफुमी ने राफ्टेलिया से कहा कि उस पर हर जगह पोषण छिड़क दे, इस उम्मीद में कि वो मर जाए। जैसे ही वो फिलो की पीठ पर सवार हुई, वो तेजी से निकल पड़े, सारी बेलों को बड़े आराम से चकमा देते हुए, इससे पहले कि राफ्टेलिया उन्हें काटकर अलग कर देती। मगर जैसे ही वो नीचे गिरने लगे, राफ्टेलिया बेलों में फंस गई, पर उसने तुरंत खुद को बचा लिया। जैसे ही उसने पोषण गिराई, पेड़ तुरंत फिर से रीजनरेट हो गया, तो नाओफुमी ने अपनी एनहांसमेंट स्किल ट्राई करने का फैसला किया और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। तुरंत ही वो बेलों में बंध गया, पर उसकी पावर्स ने उन बेलों को चीर कर रख दिया। जैसे ही उसने दूसरी पोषण गिराई, वो पेड़ उसी पल पिघलने लगा और जमीन पर ढेर हो गया। जब नाओफुमी को पता चला कि उसने एक प्लांट मॉडिफिकेशन स्किल हासिल कर ली है, उसने 3 बीज फेंके और उन्हें मॉन्स्टर ट्री में बदलते हुए देखा, इससे पहले कि वो मुरझाकर खत्म हो जाते। विलेजर्स के पास लौटकर नाओफुमी ने उनसे कहा कि उसने अपना काम कर दिया है, पर कहा कि उन्हें इस जगह की सफाई खुद करनी होगी, क्योंकि किसी ने उसे सफाई के काम के लिए पैसे नहीं दिए थे। अगले दिन वो अपनी खुद की माना इस फॉरबिडन सीड में भरने में कामयाब रहा और उसे बो दिया। उसकी आंखों के सामने वो एक पौधे में बदल गया, और नाओफुमी ने विलेजर्स को बताया कि उसने इसकी ब्रीडिंग और म्यूटेशन एबिलिटी को कम कर दिया है, जिससे अब इस पर नॉर्मल फल लग सकेंगे। मुखिया उसका इस तोहफे के लिए शुक्रिया अदा करने लगा, पर नाओफुमी ने कहा कि ये मुफ्त में नहीं है, तो राफ्टेलिया ने सुझाव दिया कि वो बार्टर ट्रेड कर लेते हैं। जब वो गांव से निकले तो राफ्टेलिया सोचने लगी कि वो इन सारे फलों का क्या करेंगे, तो नाओफुमी ने उसे बताया कि उसके पास उनके लिए एकदम परफेक्ट कस्टमर है। उस शाम जब वो जेम मर्चेंट से मिले, तो वो सारे फल खरीदने पर राजी हो गया और उन्हें आराम करने के लिए एक पास के शहर का रास्ता दिखाया। जब वो वहां पहुंचे तो नाओफुमी को वो शहर अच्छा लगा और उसने सुझाव दिया कि वो यहाँ कुछ दिन रुके। उस रात जब राफ्टेलिया कमरे में आई तो उसने नाओफुमी और फिलो को साथ में देखा और तमन्ना करने लगी कि काश नाओफुमी सिर्फ उसका होता। इसलिए अगली सुबह सवेरे उसने उसके लिए एक ऐसा तोहफा लाने का सोचा जो उसे इंप्रेस कर दे, ताकि वो आखिरकार उसे एक जवान औरत की तरह देखने लगे। जल्द ही वो बाहर निकल गई, इस उम्मीद में कि उसे एक ऐसा पक्षी मिले जिसके पास कोई एंशिएंट क्रिस्टल हो जो नाओफुमी को इंप्रेस कर दे और उसकी लव लाइफ बदल दे। लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि फिलो ने उसका पीछा किया है और उसे लगा कि वो भी उस एंशिएंट क्रिस्टल के पीछे है। लेकिन फिलो ने उसे बताया कि वो तो बस नाश्ते के लिए किसी पक्षी का अंडा ढूंढ रही है। जैसी वो भागने लगी, राफ्टेलिया उसके पीछे दौड़ी जब तक वो थक नहीं गई।
हालांकि जब उसे एहसास हुआ कि फिलो क्लिफ से नीचे गिरने वाली है, उसने उसे पकड़ तो लिया, पर वो दोनों साथ में नीचे गिर गए। रियलाइज हुआ कि वो एक दरिंदे के ऊपर गिरे हैं। वो भागने लगे जब वो उनका पीछा करने लगा। जब वो किनारे तक पहुंचे, फिलो चिड़िया में बदल गई और राफ्टालिया को सवार करके वो दूसरी तरफ कूद गई, आखिरकार उस जानवर से बच निकली। कुछ घंटों बाद उन्हें आखिरकार वो पक्षी मिल गया और वो चुप से उसकी तरफ बढ़ने लगे। जब राफ्टालिया ने एक अंडा लेने की कोशिश की तो वो पक्षी चिल्लाने लगा और वो दरिंदा उनके सामने आ गया। जैसे ही वो एक पागल सांड की तरह उनकी तरफ लपका, उसने पूरा घोंसला तबाह कर दिया और सारे अंडों को बिखेर दिया। जब तक कि लड़कियों का सब्र खत्म नहीं हो गया तो वो उस दरिंदे को अपना प्राइज बनाकर शहर वापस लाए, पर राफ्टालिया इस बात से निराश थी कि वो नाओफुमी को कोई तोहफा नहीं दे पाई। तभी दो आदमी उनके सामने प्रकट हुए और एक ने बताया कि ये दरिंदा शहर की रस्म यानी रिचुअल के लिए एक रेयर भेंट है और बदले में उन्हें अच्छे पैसे देने का ऑफर दिया। इस मौके को पहचानते हुए वो इसे बेचने पर राजी हो गए और इससे नाओफुमी के लिए मेटल क्राफ्टिंग का एक स्पेशल टूल खरीद पाए। राफ्टालिया ने उसे बताया कि ये उनका एक खास तरीका है उसका शुक्रिया अदा करने का, क्योंकि वो उनके लिए एक बहुत अच्छा पति रहा है। तो नाओफुमी ने सुझाव दिया कि कुछ दिन बाद वो थ्रीसम करेंगे और फिर वो एक गांव की तरफ निकलने की तैयारी करने लगे। रास्ते में उन्हें दो मुसाफिर मिले। उन्हें नाश्ता करवाने के बाद महिला ने उनसे वापस शहर लौटने को कहा और बताया कि वो गांव एक भयानक बीमारी यानी प्लेग से परेशान है। हालांकि नाओफुमी ने इसे एक्स्ट्रा कैश कमाने का एक मौका समझा और फिर भी उसी तरफ बढ़ने लगा। जब वो गांव पहुंचे, उसने एक बुजुर्ग आदमी से कहा कि वो उन्हें कुछ हीलिंग पोशंस बेचने आया है। तुरंत ही उस आदमी को एहसास हुआ कि ये वही मशहूर मुसाफिर है जिसके बारे में उन्होंने हमेशा सुना था, और वो बाकी लोगों को बताने के लिए तेजी से निकल गया। जल्द ही गांव का डॉक्टर उसे कमरे में ले गया जो बीमार लोगों से भरा हुआ था। तो नाओफुमी ने एक बीमार आदमी को पोषण दी और हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि वो पूरी तरह ठीक हो गया है। उस रात नाओफुमी ने डॉक्टर से अपनी आम फीस से 10 गुना ज्यादा लेने का फैसला किया और कहा कि अगर वो अपनी बीमारी की वजह नहीं ढूंढ पाए तो विलेजर्स फिर से बीमार पड़ जाएंगे। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि सब लोग तब बीमार हुए जब पास के पहाड़ पर एक ड्रैगन को मारा गया था और उस ड्रैगन के सड़ते हुए मांस ने हवा को जहरीला बना दिया था, जिसने आसपास के हर किसी को मार डाला। जहर का सामना करने की ताकत ना होने की वजह से वो लाश को जला नहीं पाए और ना ही बीमारी को रोक पाए। ये सोचकर कि वो इससे कितना कमा सकता है, नाओफुमी ने इस चैलेंज को स्वीकार करने का फैसला किया और उनसे कहा कि वो इस बार 50 गुना ज्यादा चार्ज करेगा। कुछ ही देर में वो पहाड़ों की तरफ निकल पड़े। अपने सामने कई सारे मॉन्स्टर्स देखकर नाओफुमी ने सोचा कि उन सबसे लड़ना वक्त की बर्बादी होगी, तो उसने फिलो पर एक स्पेल कास्ट किया जिसने उसे उनके बीच से तेजी से निकाल दिया और वो सीधा पहाड़ों तक पहुंच गए। जब वो ड्रैगन के सामने पहुंचे, नाओफुमी सोचने लगा कि वो इसे चीर कर अलग कैसे करेंगे, पर उनकी आंखों के सामने ड्रैगन फिर से जिंदा होने लगा और नाओफुमी को एहसास हुआ कि उनके सारे प्लान्स चौपट हो गए हैं। जैसे ही वो भागने लगे, फिलो उनके सामने कूदी और ड्रैगन की तरफ उड़ते हुए उसे एक जोरदार लात मारी। जब उसने जहरीली गैस छोड़ी, नाओफुमी ने उसे ब्लॉक तो कर लिया, पर धुआं राफ्टालिया पर हावी होने लगा। इसे मारने की उम्मीद में फिलो ने उस पर हमला किया और उसके वारों से बचने में कामयाब रही। हालांकि नाओफुमी को लगा कि पीछे हटना ही बेहतर है और उसने फिलो को वापस बुलाने की कोशिश की, पर उसी पल ड्रैगन ने उसे निगल लिया और तुरंत अंदर खींच लिया। ये नजारा देखकर नाओफुमी और राफ्टालिया को लगा कि वो उसे अब कभी नहीं देख पाएंगे। जैसे ही ड्रैगन ने और गैस छोड़ी, नाओफुमी को फिलो के साथ बिताए अपने पहले पल और उसके बदलने का मंजर याद आया। उसी लम्हे उसका गुस्सा बढ़ने लगा और उसकी कर्स सीरीज एक्टिवेट हो गई। अपनी नफरत का इस्तेमाल करके शील्ड की ताकत बढ़ने लगी, पर जैसे ही वो ड्रैगन के पास पहुंचा, उसने उसे जमीन में पटक दिया और राफ्टालिया को लगा कि वो खुद अपनी मौत की तरफ चलकर गया है। लेकिन वो फिर से बाहर निकला, ड्रैगन का पैर उठाते हुए, और जैसे ही उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ी, राफ्टालिया ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो पीछे फेंक दी गई। नाओफुमी ने एक पावरफुल रोशनी छोड़ी जिसने जमीन को तबाह कर दिया और धूल साफ कर दी, इससे पहले कि उसकी दहकती हुई फ्लेमिंग शील्ड सामने आती। जब ड्रैगन ने अपनी पूंछ से वार किया, उसने उसे जलाकर अलग कर दिया और अपनी धोखाधड़ी का दर्द याद करके उसकी शील्ड और भी तेज चमकने लगी और उसने ड्रैगन को गिराया, उसे पूरी तरह जलाने के लिए तैयार था। पर उसी पल उसने राफ्टालिया की आवाज सुनी और जैसे ही उसका दिमाग ठीक हुआ, उसने उसे जख्मी पाया और वो जमीन पर बेहोश होने वाली थी। उसे बचाने के लिए बेचैन होकर उसने अपना हीलिंग मैजिक कास्ट करना शुरू किया, पर वो बेहोश ही रही। उसके ध्यान भटकाने का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया, पर वो उसकी शील्ड से सुरक्षित रहा। हालांकि उसने लपटों को बुझाने की कोशिश की, ये रियलाइज करके कि वो एक साथ राफ्टालिया को बचा नहीं सकता और ड्रैगन पर हमला नहीं कर सकता। तभी वो मॉन्स्टर चीखने लगा और अचानक ढेर हो गया। जब वो सोच रहा था कि आखिर हुआ क्या, फिलो होश में आई पर फिर से बेहोश होने वाली थी। उसने पूछा कि ड्रैगन को किसने मारा, पर नाओफुमी के पास भी कोई जवाब नहीं था। उनकी आंखों के सामने फिलो उसके पेट से बाहर निकल कर आई और वो उसे जिंदा देखकर दंग रह गए।
पर उसने उन्हें बताया कि वो कभी मरी नहीं थी। उसने उन्हें बताया कि पेट चीरते वक्त उसे एक जामुनी क्रिस्टल मिला था, पर उसने रिवील किया कि वो पहले से ही उसके पेट के अंदर है। जब राफ्टेलिया सच में बहुत बीमार दिख रही थी, नाओफूमी ने सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत गांव लौटना चाहिए, पर उसने कहा कि जाने से पहले उन्हें ड्रैगन की लाश को जलाना होगा। उस शाम गांव लौटने के बाद डॉक्टर ने नाओफूमी को ड्रैगन से छुटकारा दिलाने के लिए पैसे देने का फैसला किया, पर उसने उनसे कहा कि इसे राफ्टेलिया के इलाज में इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसे जैसे उसकी तबीयत बिगड़ रही थी उसे एहसास हुआ कि वो इस दुनिया के सारे सोने के सिक्कों से ज्यादा कीमती है। डॉक्टर ने उसे बताया कि राफ्टेलिया एक पावरफुल ड्रैगन कर्स से जूझ रही है और उनके पास इसे ठीक करने की काबिले तारीफ ताकत नहीं है। तो उसने उसे फिर से पैसे ऑफर किए, कहते हुए कि ये काम आएंगे। जब नाओफूमी राफ्टेलिया से मिलने गया, वो सोचने लगा कि वो आखिर अपनी बीमारी से कैसे उभर पाएगी। उसी वक्त फिलो ने नाओफूमी को एक और क्रिस्टल देने का फैसला किया जो उसे ड्रैगन के अंदर मिला था, तो उसने अपनी शील्ड में लगा लिया, इस उम्मीद में कि वो एक नई स्किल हासिल कर सकेगा। लेकिन जब उसे याद आया कि उसके गुस्से की वजह से राफ्टेलिया की जान खतरे में पड़ गई थी, तो उसने उससे माफी मांगने का फैसला किया। उसने कहा कि उन्हें उस ड्रैगन से कभी भिड़ना ही नहीं चाहिए था, पर राफ्टेलिया ने उसे समझाया कि गलती उसकी थी और वो खुद को कोसने लगी कि वो लड़ने के लिए बहुत कमजोर और यूजलेस है। तभी फिलो ने बीच में बोलते हुए कहा कि उसके अटैक ने उनके प्लान्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड कर दिए थे, वो बस सबका मूड थोड़ा लाइट करने की कोशिश कर रही थी। नाओफूमी ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि वो अब पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है और कहा कि वो अपनी सारी बैटल्स मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। जब वो वहां से जाने लगा तो राफ्टेलिया ने उसे अपने बेड पर साथ सोने के लिए कहा, ये कहते हुए कि शी वॉन्ट्स टू फील हिज लॉन्ग स्वॉर्ड डीप इनसाइड हर शीथ। पर नाओफूमी इस मूड में बिल्कुल नहीं था और उसने साफ कह दिया कि वो अपनी रात बाइबल पढ़ते हुए बिताए। कुछ दिन बाद नाओफूमी और उसका हैरम मॉन्स्टर्स का शिकार करने निकल पड़े। जब उसे थोड़ा बुरा लगने लगा कि राफ्टेलिया अब भी लड़ाई में उसका साथ दे रही है, तो उसने उसे बताया कि उसे अपनी मसल्स फ्लेक्स करने में और मॉन्स्टर्स को घास की तरह काटने में मजा आता है। उस दोपहर जब वो जंगल से गुजर रहे थे, नाओफूमी ने राफ्टेलिया से कहा कि उन्हें तुरंत शहर वापस लौटना होगा ताकि वो उसकी बीमारी का कोई क्योर ढूंढ सके। उसी लम्हे उन्हें जंगल की दूसरे तरफ एक छोटी सी लड़की दिखी, पर जैसे ही उन पक्षियों ने उनका एहसास किया, वो तुरंत वहां से उड़ गए। उस लड़की ने नाओफूमी और उसकी कंपनी को नोटिस तो किया, पर उसने उसे ऐसे ओवरलुक किया जैसे वो बिल्कुल इनविजिबल हो। मगर उसने फिलो से कहा कि वो हमेशा से उसके क्लैन से मिलना चाहती थी और वो बहुत खुश है कि वो बात कर सकती है। राफ्टेलिया सोचने लगी कि क्या वो लड़की गांव से है, पर नाओफूमी ने कहा कि वो शायद किसी बड़े नोबल लॉर्ड की बेटी है। जब उस लड़की ने अपना इंट्रो मेल्टी के रूप में दिया, तो नाओफूमी ने फिलो से कहा कि वो राफ्टेलिया के साथ टाउन जा रहा है और उसे थोड़ा टाइम आउट ऑफर किया। ब्रेक मिलने की खुशी में फिलो वापस ह्यूमन फॉर्म में बदल गई और वो लड़की बहुत खुश हुई कि उसे एक नई दोस्त मिल गई है। उस शाम गांव में नाओफूमी अपने हीलिंग पोशन से लोगों का इलाज करने लगा, पर उस रात देर गए जब वो राफ्टेलिया के जख्म पर पट्टी बांध रहा था। फिलो ने उन्हें बताया कि मेल्टी एक भटकी हुई छोटी लड़की है जो अपने गार्ड से अलग होने के बाद शहर का रास्ता नहीं ढूंढ पा रही। उसी लम्हे वो लड़की वहां पहुंची और उनसे गुजारिश की कि वो उसे शहर तक एस्कॉर्ट करे, क्योंकि वो अपने परिवार से मिलना चाहती है। नाओफूमी शुरुआत में राजी नहीं था, तो मेल्टी ने उसे बताया कि उसे किसी अर्जेंट ड्यूटी के लिए कैपिटल तुरंत पहुंचना है और वादा किया कि वो उसे इतना गोल्ड देगी जितना वो संभाल भी नहीं पाएगा। नाओफूमी ने सोचा कि शायद वो इस रिवॉर्ड से मिलियनेयर बन जाएगा, पर उसे थोड़ा डर भी था कि किसी लॉर्ड की बेटी के साथ घूमने से वो कहीं मुसीबत में न पड़ जाए। फिलो ने उसे समझाया कि वो उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते और राफ्टेलिया ने भी कहा कि उसकी मदद करना ही सही रास्ता है। तो आखिरकार नाओफूमी मान गया। अगले दिन नाओफूमी और लड़कियां गांव से निकल पड़े, पर जैसे ही उनका नया सफर शुरू हुआ, राफ्टेलिया ने अपना सारा दर्द बर्दाश्त किया। छुपे से शहर में घुसने के बाद नाओफूमी ने फिलो से कहा कि वो मेल्टी को उसके घर तक एस्कॉर्ट करे और वापस आते वक्त वो सारा कैश लेकर आए जिसका उसने वादा किया था। इसके बाद वो चर्च पहुंचे, इस उम्मीद में कि राफ्टेलिया की बीमारी का कोई इलाज मिल जाए। नाओफूमी ने नोटिस किया कि चर्च के ऊपर उसकी शील्ड का कोई निशान यानी सिंबल नहीं है और उसे एहसास हुआ कि चर्च में शायद हर कोई उससे नफरत करता है। अंदर पहुंचने पर पोप ने उसका स्वागत किया और कहा कि उसने कैसल में उसका और मोतुयासु का डुएल देखा था और वो उसे एक महान फाइटर मानता है। लेकिन नाओफूमी को उसके कॉम्प्लीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधा उनका सबसे पावरफुल होली वाटर मांगा जो किसी भी कर्स को ठीक कर सके। एक प्रीस्ट ने उसे बताया कि कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती और उसे इसके लिए एक गोल्ड कॉइन देना होगा। हालांकि जब उसने होली वाटर पर अपनी अप्रेजल स्किल यूज की तो उसे पता चला कि ये तो उनकी शॉप का सबसे सस्ता वाला पानी है और उसने उनसे कहा कि इसे वो खुद ही पी ले। तो पोप ने असली बॉटल लाने का हुक्म दिया और इस मिक्सअप के लिए माफी मांगी। नई बॉटल पर अप्रेजल यूज करने के बाद उसे पता चला कि ये असली है और वो वहां से निकल गया। जब वो चर्च के बाहर निकले, उन्होंने देखा कि एक नाइट उनकी तरफ भागा आ रहा है और जोर जोर से उन्हें पुकार रहा था। शहर के किसी भी बंदे से कोई रिश्ता नहीं रखने की जिद में नाओफूमी और राफ्टेलिया वहां से भागने लगे ताकि वो उस आदमी को पीछे छोड़ सके। वो एक गली में छुप गए ताकि राफ्टेलिया सेफ रहे।
नाओफूमी ने सजेस्ट किया कि वो अलग अलग हो जाएं और उसने उस नाइट का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने का फैसला किया। भागते भागते जब वो थक गया तो नाओफूमी ने आराम करने की कोशिश की, पर तभी मोटोयासु अपनी स्पीयर के साथ उड़ता हुआ आया जो बाल बाल उससे मिस हुई। नाओफूमी सोचने लगा कि क्या ये पागल हो गया है, पर मोटोयासु ने कहा कि वो एक और स्लेव गर्ल को आजाद करने आया है। जैसे ही नाओफूमी ने उसकी स्पीयर ब्लॉक की, उसने कहा कि जाकर अपनी कोई जिंदगी ढूंढो और कहा कि राफ्टालिया कभी उसके बेड में नहीं आने वाली, पर मोटोयासु ने साफ किया कि वो किसी और को आजाद करने आया है। नाओफूमी अभी कंफ्यूज ही था कि मोटोयासु ने बताया कि उसने उसके ग्रुप में एक एंजल देखी है और वो उसे तुरंत रेस्क्यू करने आया है। जब उसे रियलाइज हुआ कि वो फिलो की बात कर रहा है तो मोटोयासु बोलने लगा कि उसने इतनी प्यारी एंजल पहले कभी नहीं देखी और वो उसे अपनी सेकंड वाइफ बनाकर अपना हैरम बनाने की सोच रहा है। नाओफूमी ने उसके ग्रोइंग प्रोटेक्टर को नोटिस किया और सोचने लगा कि आखिर वो अपने डैमेज्ड प्लॉट डेवलपमेंट डिवाइस के साथ अपने हैरम को कैसे सेटिस्फाई करेगा। उसी पुरानी चोट की याद से बिलबिलाकर मोटोयासु ने फिलो के अटैक का बदला लेने का फैसला किया और अपनी स्पीयर छोड़ी, पर उसने उसे पैरी कर दिया जिससे एक स्टॉल तुरंत तबाह हो गया। कुछ लोग उस पर चिल्लाने लगे कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, पर जब दूसरों को लगा कि उसके अटैक्स परफेक्ट है तो वो आपस में ही लड़ने लगे। जैसे ही मोटोयासु अपनी स्पीयर के साथ आगे बढ़ा, वो नाइट उसके रास्ते में खड़ा हो गया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। लेकिन माइन वहां पहुंच गई और उसने अपने सोल्जर्स को उन्हें घेरने का हुक्म दिया, एक रॉयल ऑर्डर दिखाते हुए। उसने हुक्म दिया कि मोटोयासु और नाओफूमी के बीच एक नया डुएल शुरू किया जाए। हालांकि मेल्टी सही वक्त पर वहां आ गई और उसने कहा कि वो अपने शहर के अंदर किसी डुएल की इजाजत नहीं देगी। उसी पल नाओफूमी को पता चला कि वो माइन की बहन है। थोड़ी देर में राफ्टालिया और फिलो भी वहां पहुंच गए, सोचते हुए कि मोटोयासु पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिलो को अपने बेस्ट सबरेडिट पिकअप लाइन से मनाने की कोशिश की और वादा किया कि वो उसके लिए महल बनवाएगा और उसे एक प्रिंसेस की तरह रखेगा। पर फिलो ने उसे साफ कह दिया कि कैरेज खींचना ही उसका हमेशा से सपना रहा है। फिर भी मोटोयासु को लगा कि उसका भी नाओफूमी ने ब्रेन वॉश कर दिया है और उसने उसे खत्म करने की धमकी दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उस फैट डिस्गस्टिंग बर्ड के साथ करने वाला था जिसने लगभग उसके प्लॉट डिवाइस को डैमेज कर दिया था। उसके शब्द सुनकर फिलो को गुस्सा आ गया और वो उस विशाल चिड़िया में बदल गई, इस बार उसके प्लॉट डिवाइस को हमेशा के लिए तबाह करने के लिए। मोटोयासु को जब ये होश आया कि फिलो ही असलियत में वो चिड़िया है तो उसके होश उड़ गए, पर तब तक फिलो ने उसके प्लॉट रीजन पर एक ऐसा खतरनाक किक मारा कि इस बार तो पक्का सब कुछ चकनाचूर हो गया होगा। थोड़ी ही देर में मेल्टी उनके सामने आई और नाओफूमी से कहा कि वो उससे अकेले में बात करना चाहती है, पर नाओफूमी तो पहले ही इन लोगों की गंदी शक्लें देख देखकर थक चुका था। उस शाम जब वो स्मिथ की दुकान पर पहुंचे तो नाओफूमी ने एकदम कड़क होकर पूछा कि आखिर वो लड़की असलियत में है कौन। उसने बताया कि वो इस किंगडम की सेकंड प्रिंसेस है और थ्रोन की असली हकदार वही है। अपनी उस बेवकूफ बहन माइन से भी पहले उसका नंबर आता है। तभी एक नाइट ने आकर मिल्टी को बताया कि राजा उसका इंतजार कर रहे हैं, तो उसे जाना पड़ा। पर फिलो बेचारी बहुत उदास हो गई क्योंकि उसने अपनी अकेली छोटी दोस्त को खो दिया था। जाते जाते मेल्टी को याद आया कि उसकी माँ यानी क्वीन ने उसे कैपिटल इसलिए भेजा था ताकि वो नाओफूमी की इज्जत बचा सके, क्योंकि राजा ने तो उसे बिल्कुल एक निचली जाति आउटकास्ट की तरह ट्रीट किया था। हालांकि वो इस बात से दुखी थी कि वो अपना मैसेज उस तक पहुंचा नहीं पाई। स्मिथ की शॉप के अंदर फिलो नाओफूमी से पूछने लगी कि उसने मेल्टी से बात करने से मना क्यों किया, पर उसने साफ कह दिया कि ये सिर्फ बड़ों के फैसले हैं और उसे आगे से उसके साथ बिल्कुल नहीं घूमना चाहिए। बेचारी लड़की की आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए दुकान से बाहर भाग गई, लेकिन वो जल्द ही वापस आई और बताया कि कुछ लोग उससे मिलने आए हैं। नाओफूमी समझ गया कि ये वही पहले वाला नाइट है और उसके साथ कुछ और बदसूरत लूजर्स की टोली आई हुई है। उसने गुस्से में पूछा कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है, तो लीड नाइट ने बताया कि वो उसकी टीम ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि जब दोबारा वेव्स आएं तो वो उसके साथ मिलकर लड़ सके। नाओफूमी ने उन्हें झटक दिया और कहा कि उसे अकेला छोड़ दो और जब वेव्स आएं तो वो अपने दम पर लड़ लेना। मगर एक और नाइट ने उसे बताया कि वो उसी पास वाले गांव से है जिसे उसने पिछली वेव्स में बचाया था और अपने परिवार को बचाने के उसके जुनून ने उन सबको बहादुर बनने के लिए इंस्पायर किया है। इनकी बातों से नाओफूमी का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसने उनसे कहा कि वो उन्हें अपनी टीम में तभी लेगा जब वो उसका पुराना घटिया आइटम आम कीमत से 50 गुना ज्यादा दाम पर खरीदेंगे। ये कहकर कि उसका भरोसा जीतने का उनके पास यही एक मौका है। उन बेचारे सिम्स और न्यूबीज ने हार नहीं मानी। उनके लीडर ने कहा कि वो कैसे भी करके पैसों का जुगाड़ करेंगे, चाहे उन्हें अपनी किडनीज ही क्यों ना बेचनी पड़े। उस शाम जब नाइट्स चले गए तो नाओफूमी ने स्मिथ से कहा कि उसे रैप्टालिया और फिलो के स्टैट्स पर एक अजीब सा सिंबल दिख रहा है। तो स्मिथ ने समझाया कि इसका मतलब है कि वो क्लास अपग्रेड के लिए क्वालिफाई हो चुकी हैं। उसने बताया कि इस अपग्रेड से उनका लेवल कैप बढ़ जाता है, पर यह सिर्फ चर्च में ही हो सकता है
क्योंकि उनके पास आवर की पावर है। तो अगले दिन नाओफूमी को याद आया कि चर्च के अंदर एक आवर है जो ये अपग्रेड कर सकता है, और उसने रैप्टालिया से कहा कि वो अपना मन बना ले कि उसे क्या चाहिए। उसने उसे समझाया कि उसकी पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही वेव्स पूरी तरह खत्म होंगी वो अपनी दुनिया वापस लौट जाएगा। पर यह खबर सुनकर रैप्टालिया शॉक रह गई। उसे डर लगने लगा कि वो उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी। जब वो चर्च के अंदर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अपग्रेड इतना महंगा है कि उतने में तो एक लग्जरी यॉट आ जाए, और नाओफूमी सोचने लगा कि अगर उसके पास यॉट होती तो उसके हैरम में कितनी लड़कियां होती। थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए